नमस्कार विद्यार्थियों, एलाइज ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज तक हमने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पहुंचे हैं प्रैक्टिस सेट 6 पर। ये जो हम जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे आरपीएससी लाइब्रेरियन, अधीनस्थ बोर्ड लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो सम्मिलित किए गए जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें शामिल करते हुए ये प्रैक्टिस सेट्स तैयार किए गए हैं और इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट 6 है उसका आज हम देखेंगे 1 से लगाकर 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले बच्चों। तो आपको एक एक पॉइंट बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि जो प्रश्न संख्या 1 है वो कहता है बच्चों कि जो थीसरोफेसेट है इसका जो विचार है वो किस वर्ष विकसित किया गया था। तो इसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ये जो थीसरोफेसेट है, ये थीसरोफेसेट का विकास हुआ था वो हुआ था 1969 में। कब हुआ था बच्चों? 1969 में। और क्या चीज़ आप ध्यान रखेंगे? दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि थीसरोफेसेट का जो विचार है वो किसने विकास किया था, मतलब किसने विकसित किया था। तो एक हमारे विद्वान थे जॉन एचिंसन। क्या नाम है? जॉन एचिंसन है। उनके द्वारा थीसरोफेसेट की अवधारणा विकसित की गई थी। और कब की गई थी पूछा जाए तो 1969 में बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो थीसरोफेसेट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि थीसरोफेसेट की अवधारणा कब दी गई, थीसरोफेसेट की अवधारणा किसने विकसित की। तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे गैर संभाव्य नमूनाकरण माना जाता है। अगर हम बात करें गैर संभाव्य नमूनाकरण की, तो जो गैर संभाव्य नमूनाकरण है बच्चों, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वह नमूनाकरण विधि जिसमें जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करते हैं कि प्रत्येक जो सदस्य के चुने जाने की जो संभावना होती है वो समान या निश्चित नहीं होती। मतलब समान नहीं होती और निश्चित भी नहीं होती। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है किसमें? गैर संभाव्य नमूनाकरण में। अगर हम बात करें कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि लॉटरी मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जब बात करें कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तो सुविधा के आधार पर चयन किया जाता है किसमें? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में। लेकिन जब हम बात करें जजमेंट या फिर परपोजिव सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि शोधकर्ता के निर्णय से चयन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग क्या होती है बच्चों कि निर्धारित कोटा के अनुसार चयन, मतलब कोई कोटा है उसके अनुसार चयन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। फिर हम बात करें लॉटरी मेथड ऑफ सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नमूना बढ़ाना, इसको बोलते हैं लॉटरी मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो हम बात करें गैर संभाव्यता नमूनाकरण की, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि गैर संभाव्य नमूनाकरण में ये 4 टाइप्स होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसका जो प्रश्न है वो क्लियर नहीं है, इसलिए इसको नोट करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गैर संभाव्यता नमूनाकरण क्या होता है। तो इसके 4 टाइप्स याद रखने हैं आपको। फिर बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है
प्रश्न संख्या 3 कहता है बच्चों कि द ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी का वर्तमान नाम क्या है। तो हम बात करें जब ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी की, तो वर्तमान नाम है इसका द ब्रिटिश लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। और जब ब्रिटिश म्यूजियम जो लाइब्रेरी है बच्चों, ये जो ब्रिटिश म्यूजियम जो लाइब्रेरी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1953 के अंदर। कब हुई थी? 1953 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1753। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1753 में। कब हो गई थी बच्चों? 1753 में। कहाँ पर हुई थी? तो हम बात करें द ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन। कहाँ पर? लंदन के अंदर। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिर हम बात करें कि जो ये ब्रिटिश म्यूजियम जो लाइब्रेरी है बच्चों, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, इसके बारे में एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये किसका भाग था। ये अगर पूछा जाता है तो ये था द ब्रिटिश म्यूजियम का भाग था। मतलब अपन ने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी। द ब्रिटिश म्यूजियम जो लाइब्रेरी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1753 के अंदर हुई थी। दूसरी चीज़, द ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी का वर्तमान नाम द ब्रिटिश लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है कि द ब्रिटिश म्यूजियम जो लाइब्रेरी है वो किसका भाग था। तो ये था द ब्रिटिश म्यूजियम का भाग था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो हम इसका जो तीसरा जो प्रश्न है द ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द ब्रिटिश लाइब्रेरी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या जो 4 है, पूछा गया है कि किसी भी शोध प्रक्रिया में परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है। तो जो परिकल्पना जो हाइपोथेसिस की बात करें बच्चों, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हम जब बात करते हैं हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस होता है कि एक अनुमानित जो कथन, टेंटेटिव जो स्टेटमेंट होता है, जिसे शोध में, जिसे रिसर्च में परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और हम बात करें जैसे पुस्तकालय में आईसीटी के उपयोग से उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि बढ़ती है, अगर इसकी हम बात करें तो यह एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसे शोध द्वारा जांचा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हाइपोथेसिस, इसका सही उत्तर तो हो गया टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च। लेकिन जब पूछा जाए कि परिकल्पना जो हाइपोथेसिस होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो इसके 4 टाइप्स हैं बच्चों। जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा नल हाइपोथेसिस होता है। फिर हम बात करें दूसरे की तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है दूसरा, और तीसरा हो जाएगा इसका सिंपल हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ हो जाएगा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो आपको ये चारों ही चीज़ें याद रखनी है कि जो परिकल्पना जो हाइपोथेसिस है उसके कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है वो क्या कहलाता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च। तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि जो सी स्क्वायर परीक्षण इनमें से किसको इंगित करता है। तो जो सी स्क्वायर जो परीक्षण है बच्चों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये होता क्या है। इसके बारे में जब बात करते हैं तो ये एक सांख्यिकीय परीक्षण है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि 2 चरों के बीच संबंध है या नहीं। मतलब जो टू वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, उन 2 वेरिएबल्स के संबंध को जांचने के लिए होते हैं कि ये इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करें कि सी स्क्वायर जो परीक्षण है किससे इंगित करेगा, तो वेरिएबिलिटी को इंगित करेगा बच्चों। ये ध्यान रखना है, सी स्क्वायर परीक्षण किसको इंगित करेगा? वेरिएबिलिटी को इंगित करेगा। फिर हम इसी के बारे में अगर बात करें तो हम बात करते हैं, यह विशेष रूप से गुणात्मक जो क्वालिटेटिव या फिर कैटेगोरिकल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा सी गामा स्क्वायर बराबर सिग्मा ओ माइनस ई अपॉन ई का होल
स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर हम बात करें ओ की, तो ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ओ जो होता है वो होता है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और ई की बात करें तो ये होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ई क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी स्क्वायर परीक्षण किसको इंगित करने के लिए होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें कि जैसे इसका उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि यह जांचना है कि जो पुरुष और महिला उपयोगकर्ताओं की पुस्तकालय उपयोग आदतों में अंतर है या नहीं है। अगर ये हमें जांचना है तो ये हम जांच सकते हैं किससे, सी स्क्वायर परीक्षण से जांच सकते हैं बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजलिप जो क्रैनफील्ड है बच्चों, क्या है, एजलिप क्रैनफील्ड परियोजना किससे संबंधित है। तो अगर हम एजलिप क्रैनफील्ड की बात करते हैं तो बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया बच्चों कि जो एजलिप क्रैनफील्ड है वो ये जो परियोजना किससे संबंधित है। तो ये है इंडेक्सिंग जो सिस्टम होता है उससे संबंधित है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें कि प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि अनुसंधान की जो डेल्फी पद्धति में डेटा एकत्र करने के लिए किनका किया जाता है, मतलब डेटा किसका एकत्र किया जाता है। अगर हम बात करें डेल्फी पद्धति की, तो इस डेल्फी पद्धति में डेटा एकत्र करने के लिए विशेषज्ञों से, किससे, एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से प्रश्नावलियों के माध्यम से कई चरणों में राय ली जाती है बच्चों। किससे राय लेते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ही यही पूछ रहा है कि इसका जो हम बात करें कि राय किससे ली जाती है और हम बात करें डेटा एकत्र करने के लिए किनका किया जाता है, ये पूछ रहा है, तो एक्सपर्ट्स का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें इस पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पद्धति में हम देखें तो विशेषज्ञों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें उनके उत्तरों का विश्लेषण किया जाता है। फिर हम बात करें फिर संशोधन प्रश्न दोबारा भेजे जाते हैं और यह प्रक्रिया सहमति बनने तक चलती रहती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये कब पॉसिबल है, जब एक्सपर्ट्स हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8। ब्रैडफोर्ड का प्रकीर्णन नियम इस बारे में है। जो ब्रैडफोर्ड है, इसका ब्रैडफोर्ड का जो प्रकीर्णन, जो स्कैटरिंग नियम है, वो किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड इन आर्टिकल्स, distribution of article on a subject in different periodicals, distribution of letters in word in articles, distribution of author in different subject। तो जब हम बात करें ब्रैडफोर्ड प्रकीर्णन नियम की, तो इसकी जब बात करते हैं तो इसका विकास सबसे पहले हम बात करें सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड के द्वारा। और ये नियम यह बताता है कि किसी विषय पर प्रकाशित लेख, किसी भी विषय पर प्रकाशित जो लेख हैं और कुछ मुख्य पत्रिकाओं में अधिक मात्रा में केंद्रित होते हैं, जबकि शेष लेख अनेक अन्य पत्रिकाओं में बिखरे रहते हैं। तो जब हम बात करें, ये किसके बारे में बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल ऑन अ सब्जेक्ट इन डिफरेंट पीरियडिकल्स, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस नियम का सार क्या है, तो सार यही है बच्चों कि यदि किसी विषय की पत्रिकाओं में उत्पादकता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो उन्हें कई समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे हम बात करें, पहला समूह अगर हमें बनाना है तो कम पत्रिकाएं और अधिलेख, और दूसरा समूह की बात करें अधिक पत्रिकाएं समान संख्या में लेख, और हम बात करें तीसरा समूह की तो उससे भी अधिक पत्रिकाएं और समान संख्या में लेख। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ब्रैडफोर्ड का जो प्रकीर्णन नियम है वो क्या कहता है। ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल ऑन अ सब्जेक्ट इन डिफरेंट
प्रेडिकस। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ बच्चों। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? हमारा जो प्रश्न संख्या 9 है, जब फुटनोट में एक बार संदर्भित स्रोत का दोबारा संदर्भ दिया जाता है और उनके बीच कोई अन्य संदर्भ अर्थात उद्धरण हस्तक्षेप नहीं करता है तो फुटनोट संक्षिप्त नाम का उपयोग करता है। किस संक्षिप्त नाम का उपयोग करेगा? कब? जब हम बात करें फुटनोट की, तो यहाँ पर जब फुटनोट में किसी स्रोत का लगातार दूसरी बार संदर्भ किया जाता है, मतलब लगातार एक बार तो कर लिया, दूसरी बार जब संदर्भित किया जाता है और बीच में कोई अन्य संदर्भ नहीं आता, तब IBID, किसका? IBID का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें जो IBID है, ये यहाँ लैटिन शब्द किससे बना हुआ है? IBIDEM से बना हुआ है, IBDEM, जिसका अर्थ होता है उसी स्थान या फिर उसी स्रोत से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे लिखा है रंगनाथन कोमा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कोमा P.25 लिखा हुआ है। फिर हम बात करें दूसरों में, जैसे रंगनाथन आ रहा है फर्स्ट में, तो रंगनाथन सेम हम नहीं लिखेंगे, अब रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे कि IBID कोमा P.30। इस तरह से हम नेक्स्ट जो भी है वो हम बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा IBID। क्या हो जाएगा? IBID। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10 कहता है बच्चों कि डाटा विश्लेषण में माध्य, माध्यिका और बहुलक का कार्य क्या है? अगर डेटा विश्लेषण, जो डेटा एनालिसिस है, उसकी जब बात करते हैं तो जो माध्य, माध्यिका और बहुलक है वो क्या है? तो ये क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक जो डेटा एनालिसिस उसमें क्या है, तो वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जब हम इसको सही अच्छे तरीके से हम बात करें तो डेटा जो विश्लेषण है, एनालिसिस में माध्य, माध्यिका, मीडियन, जैसे माध्यिका को हम मीडियन बोलते हैं और बहुलक को बोलते हैं मोड, और माध्य को बोलते हैं मीन, का उपयोग जो केंद्रीय प्रवृत्ति, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका? माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11 कहता है बच्चों कि जॉर्ज किंग्सले जिफ, जिन्होंने 1935 में जिफ लॉ का निर्माण किया, यह लॉ किससे संबंधित है? स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल इन सब्जेक्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड इन अ टेक्स्ट, लॉज ऑफ बुक सिलेक्शन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड इन अ टेक्स्ट। जो जॉर्ज किंग्सले था, कौन था? जॉर्ज किंग्सले जिफ। इन्होंने जो लॉ दिया था, जिफ लॉ, वो दिया था 1935 में। तो ये किससे संबंधित है? ये है मुख्यतः शब्दों की जो आवृत्ति, जो वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे संबंधित है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम बात करें नियम का, इसका सार क्या है, इसने क्या सार दिया था? तो किसी भी भाषा में जैसे सबसे अधिक प्रयुक्त शब्द सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है, और किसी शब्द की आवृत्ति उसके क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ें आपने बताई, ये चीज़ें इसने बताई थी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये इसने दिया था।
एफ का मतलब यहाँ पर है शब्द की आवृत्ति और आर का मतलब है शब्द का क्रम, रैंक, ये चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि ये जो जी फ्लो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, जैसे हम बात करें बिब्लियोमेट्रिक्स, उसमें उपयोग किया जाता है। फिर अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की बात करते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। फिर बात करें लिंग्विस्टिक्स में, उसमें उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसमें भी उपयोग किया जाता है। तो जॉर्ज किंग्सले जीव था, इन्होंने 1935 में एक लॉ दिया था, वो किससे संबंधित है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड इन अ टेक्स्ट। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से किस परीक्षण को परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं बच्चों कि जो हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होता है वो एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, सी स्क्वायर टेस्ट होता है, और अगर हम बात करें कि एक और प्रकार का होता है जेड टेस्ट। क्या नाम है? जेड टेस्ट। तो ये 4 प्रकार का होता है। और ये जो एफ टेस्ट है इसको बोलते हैं एनोवा टेस्ट, ANOVA, एनोवा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखें। तो जो परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी में किया जाता है। जैसे एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, सी स्क्वायर टेस्ट हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि जो एनोवा टेस्ट, जो एफ टेस्ट है, तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यहाँ इसका उपयोग किया जाता है कि कई समूहों की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करें कि जो सी स्क्वायर टेस्ट है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? 2 चरों में संबंध, 2 वेरिएबल्स ऑफ 2, उसमें किया जाता है सी स्क्वायर टेस्ट। और अगर हम बात करें कि जो टी टेस्ट है उसका औसत जो होता है उसकी तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो सी स्क्वायर तकनीक का उपयोग प्रेक्षित डेटा की तुलना निम्न से करने के लिए किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? अगर हम बात करें तो जो सी स्क्वायर जो तकनीक है, कौन सी? सी स्क्वायर जो तकनीक है, इसका जो उपयोग है वो टेबुलेटेड मतलब सारणीबद्ध डेटा में जो ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड, जैसे हम बात करें एक्सपेक्टेड और जो ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसी है इसकी तुलना करने के लिए किया जाता है। तो प्रेक्षित मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डेटा, इन दोनों की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 14 की, वैज्ञानिक विधि में सर्पिल में जेनिथ से अवरोही एसेंट के मध्य का फेज क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इसकी कि ये जो विधि है वैज्ञानिक विधि, ये क्या है? अगर हम बात करें वैज्ञानिक विधि के सर्पिल मॉडल में जेनिथ से अवरोही एसेंट, एसेंट मतलब अवरोही और आरोही, अवरोही का मतलब डिसेंट हो जाएगा। अवरोही मतलब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ बच्चों इंग्लिश में। यहाँ पर अवरोही का मतलब हो जाएगा डिडक्टिंग मतलब डिसेंडिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। जेनिथ और डिसेंडिंग के मध्य का जो चरण होता है उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव फेज। क्या बोलेंगे उसको? डिडक्टिव फेज। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है कि हेक्टोग्राफिक प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? हेक्टोग्राफिक प्रक्रिया, जब हम बात करें हेक्टोग्राफिक प्रक्रिया की बच्चों, तो हेक्टोग्राफिक प्रक्रिया होती क्या है? जब हेक्टोग्राफिक जो प्रक्रिया है यह पुरानी प्रतिलिपि निर्माण मतलब डुप्लीकेटिंग या रिप्रोडक्शन विधि है, जिसका उपयोग किसी भी दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेक्टोग्राफिक प्रक्रिया क्या है? तो स्प्रिड डुप्लीकेटिंग मेथड से संबंधित है बच्चों, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका।
प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि जो डेटा संग्रह की कौन सी दो विधियाँ आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगर हम बात करें कि डेटा संग्रह की जो हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन अवलोकन और जो इंटरव्यू है, अवलोकन और इंटरव्यू और अवलोकन की जब बात करते हैं तो ये विधियाँ आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया बच्चों, कौन कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ऑब्जर्वेशन और दूसरी हो जाएगी इंटरव्यू विधि। तो ये इसकी जब बात करते हैं ये घनिष्ठ रूप से संबंधित है डेटा संग्रह में। ये चीज़ें, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है बच्चों कि जो वेब ऑफ साइंस है, वेब ऑफ साइंस किस विषय से संबंधित बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा मल्टीडिसिप्लिनरी। अगर हम बात करें वेब ऑफ साइंस की, तो जो ये वेब ऑफ साइंस है बच्चों, ये क्लेरिवेट के द्वारा विकसित किया गया था। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको, और ये एक बहुविषय मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी बिब्लियोग्राफिक एवं साइटेशन डेटाबेस है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें कि मुख्य रूप से किस किस से संबंधित है, तो ये हम जब बात करते हैं विज्ञान की, जब बात करते हैं सोशल साइंस की, जब बात करते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की, तो ये उससे संबंधित है वेब ऑफ साइंस। और इसका विकास किया था क्लेरिवेट के द्वारा, और ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। प्रश्न संख्या 18 क्या हो जाएगा बच्चों कि जो बाह्य आलोचना शब्द निम्नलिखित में किस शोध प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक है। तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य आलोचना की बात कर रहा है। बाह्य आलोचना हिस्टोरिकल मेथड। जब हिस्टोरिकल मेथड है, जो बाह्य आलोचना है, एक ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है बच्चों, एक ऐतिहासिक अनुसंधान से संबंधित है हिस्टोरिकल मेथड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। फिर बच्चों चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, किसी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया जो रिसर्च होता है, जो शोध होता है, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। जो वैज्ञानिक विधि है, जो साइंटिफिक मेथड है, वो साइंस में भी किया जा सकता है, सोशल साइंस में भी किया जा सकता है, एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑल डिसिप्लिन में, तो मतलब सभी विषयों में किया जा सकता है। बिल्कुल अनुसंधान जो होता है वो इसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है, वो सभी में, रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड, ये सभी में, सभी विषयों में लागू होता है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है कि एक शोध अध्ययन में साहित्य की समीक्षा से किसमें मदद नहीं मिलेगी। तो हम बात करें प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन और इंडिकेटिंग पॉसिबल मेथोडोलॉजीज टू बी यूज्ड, सेलेक्टिंग अ सैंपल, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल वेरिएबल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलेक्टिंग अ सैंपल। एक शोध अध्ययन में साहित्य की समीक्षा में मदद नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। अनुसंधान डिज़ाइन की जब बात करते हैं, तो जब बात करें हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी और डायग्नोस्टिक मेथड और सैम्पलिंग मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें, तो कौन सा अनुसंधान डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। तो जब हम सैम्पलिंग मेथड की बात करते हैं, तो ये अनुसंधान का हिस्सा नहीं है बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने पिछला जो पढ़ा था उसमें है हाइपोथेसिस। उसका एक प्रश्न और आ रहा है, प्रश्न संख्या 23। इनमें से कौन भविष्यवाणी का एक विशिष्ट कथन है जो ठोस शब्दों में वर्णन करता है कि आप अपने अध्ययन में क्या होने की उम्मीद करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि साइंस डायरेक्ट पूर्व समीक्षित किस विषय का पूर्ण पाठ्य डेटाबेस है? तो ये है साइंटिफिक, टेक्निकल एंड हेल्थ लिटरेचर से संबंधित है बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 25 की। प्रश्न संख्या 25 है, अनुसंधान डिज़ाइन का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान जो डिज़ाइन करता है उसका अर्थ, अनुसंधान डिज़ाइन का अर्थ क्या होता है? तो प्लानिंग ऑफ रिसर्च। इसका अर्थ तो ये है कि प्लानिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च की प्लानिंग करना, ये हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26, क्रैनफील्ड अध्ययन किस तरह के शोध का उदाहरण है? तो जो क्रैनफील्ड जो स्टडी है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से संबंधित है बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 27 की। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि अनुसंधान रिपोर्ट निम्न में से क्या प्रदान करती है? तो अनुसंधान जो रिसर्च जो रिपोर्ट होती है वो प्रोवाइड कराती है कि टोटल फाइंडिंग ऑफ स्टडी, मतलब आपने अध्ययन में क्या क्या चीज़ें स्टडी की है टोटल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। जैसे हम बात करें इंफॉर्मेशन की, जैसे एनालिसिस की, रिपोर्ट की, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28, साइंस डायरेक्ट डेटाबेस का निर्माता कौन है? तो जो साइंस डायरेक्ट है इसका जो निर्माता है वो हो जाएगा बच्चों एल्सेवियर। ये आपको ध्यान रखना है कि साइंस डायरेक्ट का जो निर्माता है वो कौन है? एल्सेवियर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, साइंस डायरेक्ट को मार्च डिस में लॉन्च किया गया था। तो जो साइंस डायरेक्ट है बच्चों वो लॉन्च किया गया था 1997, मार्च 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो साइंस डायरेक्ट है इसका जो विकास किया था वो किसने किया था? एल्सेवियर के द्वारा विकास किया गया। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सांख्यिकी शब्दावली में औसतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत मतलब में, और किस नाम से जानते हैं? कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस नाम से भी जानते हैं इनको। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं तो जो ये एरिस्टोटल हैं, बार्लोज हैं, सेनन एंड वीवर हैं, श्रीमान हैं और हेलिकल एंड वेस्टले है एंड मैकलिन मॉडल, इनमें से किसका मॉडल है? तो ये सारे जो मॉडल हैं ये मॉडल है, ये कम्युनिकेशन से संबंधित मॉडल हैं बच्चों। ये ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन थ्योरी। और कम्युनिकेशन थ्योरी में भी अगर बात करें तो मास कम्युनिकेशन से संबंधित ये सारे मॉडल बने हुए हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की कि SMCR मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो SMCR जो मॉडल है तो वो तैयार किया गया था डेविड बार्लोस के द्वारा तैयार किया गया था बच्चों। किसके द्वारा? डेविड बार्लोस के द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर एस का मतलब होता है सोर्स से है, एस का मतलब सोर्स से है, और एम का मतलब है मैसेज से, और सी का मतलब चैनल से, और आर का मतलब रिसीवर से है। मतलब स्रोत, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। तो यह संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस का प्रसिद्ध मॉडल है। कौन सा? SMCR मॉडल। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि जो श्रीमान मॉडल है किस वर्ष प्रथम प्रकाशित किया गया था? जो हम बात करें जो इस मॉडल की, तो जो श्रम मॉडल है ये 1954 के में जो था ये मॉडल वो प्रकाशित हुआ था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34, टी परीक्षण किस तरह के नमूने सैंपल पर लागू किया जाता है? तो जो स्मॉल डेटा होता है, जो टी परीक्षण होता है, मुख्यतः हम बात करें तो छोटे जो नमूने होते हैं, स्मॉल जो सैंपल होते हैं उन पर लागू किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 की। प्रश्न संख्या 35 कहता है यदि किसी नमूना
जनसंख्या के प्रत्येक 10वें नंबर को एक प्रश्नावली दी जाती है तो यहाँ इस रूप में जाना जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं बच्चों। स्पेसिफिक प्रत्येक 10वें नंबर को एक प्रश्नावली दी जाती है तो इसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाएगा। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या किस संचार मॉडल का तत्व, मतलब मैंने बताया था सेंडर रिसीवर मैसेज एंड फीडबैक एंड सिमेंटिक नॉइस, तो ये किससे संबंधित है, ये है श्रम मॉडल से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं डेल्फी विधि, हमने पिछला पढ़ा था क्वेश्चन, डेल्फी विधि किससे संबंधित है और यहाँ पर प्रश्न वापस आया है, डेल्फी विधि किससे संबंधित है, ये है मेथड ऑफ रिसर्च से संबंधित है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 38 की, प्रश्न संख्या 38 कहता है बच्चों कि सहसंबंध कोरिलेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो जो सहसंबंध है, जो कोरिलेशन है, वो एनालिसिस ऑफ डाटा उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है कि डाटा विश्लेषण में वितरण का केंद्रीय मूल्य क्या कहलाता है। वितरण का केंद्रीय मूल्य की बात करें तो वो होता है मोड। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है, उपयोगकर्ता अध्ययन पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उपयोगकर्ता अध्ययन पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी बच्चों ब्रिटिश लाइब्रेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो अगर हम बात करें यूज़र स्टडी की, तो यूज़र स्टडी जो उपयोगकर्ता जो अध्ययन है उस पर अनुसंधान केंद्र जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूज़र स्टडी है, CRUS की बात करते हैं। किसकी, CRUS की बात करते हैं की स्थापना द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड ने कब किया था, 1975 के अंदर किया था। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं संसाधन साझाकरण की बात करते हैं, संसाधन साझाकरण किसका विकसित रूप है। तो जो संसाधन साझाकरण की जब बात करते हैं तो ये इंटर लाइब्रेरी लोन की जब बात आती है तो अंतर पुस्तकालय ऋण का विकसित स्वरूप माना जाता है। और अगर हम बात करें जो दो लाइब्रेरी होती है, इन दोनों लाइब्रेरी की जैसे हम बात करें पुस्तकें होगी, जर्नल्स हो गया, उसका डेटाबेस हो गया, इसका डिजिटल जो संसाधन होता है वो हो गया। फिर अगर हम बात करें सूचना सेवाओं की तो उसकी आदान प्रदान की बात करते हैं। तो ये जो आदान प्रदान होता है अंतर पुस्तकालय जो ऋण होता है तो ये हो जाएगा संसाधन साझाकरण। तो इसका यहाँ पर इंटर लाइब्रेरी लोन नहीं देके लाइब्रेरी कोऑपरेशन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर लाइब्रेरी कोऑपरेशन हो जाएगा बच्चों। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 की। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि ई बुक शब्द पूरा अर्थ क्या होता है। ई बुक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक, मतलब कि जो डिजिटल फॉर्म में जो बुक हैं उसको हम बोलेंगे ई बुक्स, और ई बुक्स हैं उसको बोलते हैं, ई बुक्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बुक। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बुक। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 43 क्या हो जाएगा, निकनेट किसका उदाहरण है। जब हम बात करते हैं निकनेट की तो निकनेट का मतलब होता है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा विकसित WAN वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। निकनेट किसका उदाहरण है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग भारत में जो सरकारी विभाग है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है के बीच इंफॉर्मेशन जो संचार और सूचना आदान प्रदान के लिए किया जाता है। किसका, निकनेट का उपयोग। तो ये उदाहरण हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा WAN का, वाइड एरिया नेटवर्क।
प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 44 कहता है कि निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। इंफॉर्मेशन लीड्स टू नॉलेज, बिल्कुल सूचना से ज्ञान का विकास होता है। फिर अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हमें डिसीजन मतलब उससे डिसीजन हम ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो उससे डिसीजन ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड डाटा, फिर अगर हम बात करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, मतलब सिस्टम में जमा हुआ डाटा है, बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर सिनोनिमस। डाटा और इंफॉर्मेशन समानार्थी कैसे हो सकते हैं बच्चों, ये आप ध्यान रखना है कि जैसे हम बात करते हैं जो डेटा होता है वो तो कच्चे तथ्य है, रॉ फैक्ट्स है, और हम बात करें जब इंफॉर्मेशन की तो इंफॉर्मेशन क्या है, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण डेटा होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ना कि सिनोनिमस। तो इसका सही उत्तर ही ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है बच्चों कि जो मेटा डेटा किसके लिए उपयोगी नहीं है। जब मेटा डेटा की बात करते हैं तो वो किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो मेटा डेटा की जब बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इवैल्यूएटिंग द डॉक्यूमेंट। और मेटा डेटा किसके लिए उपयोगी है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए उपयोगी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए उपयोगी है, और रिट्राइवल ऑफ द डॉक्यूमेंट इसके लिए भी उपयोगी है। लेकिन उपयोगी किसके लिए नहीं है, इवैल्यूएटिंग द डॉक्यूमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 46 हो जाएगा OCLC का नवीन नाम क्या है। तो OCLC का पुराना नाम क्या था? OCLC का जो पुराना नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, और इसका नवीन नाम जो वर्तमान नाम है वो क्या है, लाइब्रेरी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। कभी कभी बच्चों इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि OCLC की फुल फॉर्म क्या है, OCLC का पुराना नाम क्या था, OCLC का वर्तमान नाम क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और बात करें हम OCLC की तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बच्चों। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की। प्रश्न संख्या 47 की जब बात करते हैं तो वह नेटवर्क जो मुख्य रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। जब हम बात करें अर्नेट की बात करते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये शिक्षा और अनुसंधान हेतु उपयोगी है, इसको बोलते हैं अर्नेट, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। फिर बात करते हैं हम जानेट की बात करते हैं। तो जानेट भी एक बात करें शैक्षणिक नेटवर्क से संबंधित है जानेट। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लिबनेट की बच्चों। तो इन्फ्लिबनेट भी जो एकेडमिक और लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और कौन सा संबंधित नहीं है शैक्षणिक से, तो वो है निकनेट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 48 की। प्रश्न संख्या 48 है ब्लेज किस राष्ट्र का सूचना नेटवर्क है। तो ब्लेज किस राष्ट्र का मतलब सूचना नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, तो ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। और ब्लेज की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए बच्चों तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन एनवायरनमेंट, ये हो जाएगा। और ये किसका सूचना नेटवर्क है, ये यूनाइटेड किंगडम का सूचना नेटवर्क हो जाएगा बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न संख्या 49 कहता है कि RLIN का पूरा नाम क्या है। RLIN का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। RLIN रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर हम बात करें जो RLIN है बच्चों, यह एक पुस्तकालय नेटवर्क था। कौन सा नेटवर्क था, पुस्तकालय नेटवर्क था,
और इसका जो उपयोग है वो है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है या फिर रिसोर्स शेयरिंग के लिए किया जाता है। किसका? RLIN, रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 50 की। प्रश्न संख्या 50 कहता है कि ट्रांस बॉर्डर डेटा प्रवाह का अर्थ है, ट्रांस बॉर्डर डेटा है उस प्रवाह का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्री। मतलब जो ट्रांस बॉर्डर का अर्थ ही क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक देश से दूसरे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा डेटा या सूचना का जो प्रवाह होता है, किस माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा डेटा या सूचना का जो प्रवाह होता है इसको बोलते हैं ट्रांस बॉर्डर। और यह प्रवाह कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, उपग्रह संचार आदि के माध्यम से होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस बॉर्डर डेटा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है? सूचना विज्ञान का मौलिक समीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सूचना विज्ञान का जो मौलिक समीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था ब्रुक्स के द्वारा, रॉबर्ट ब्रुक्स के द्वारा तैयार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं ब्रुक्स फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। और ये क्या चीज़ है? ये है इसका जो समीकरण है वो क्या है? कभी पूछ लिया जाए तो K ब्रैकेट में S प्लस डेल I इक्वल्स टू K S प्लस डेल S। और यहाँ पर हम बात करें, ये जो KS है ये क्या है? पूर्व ज्ञान संरचना होता है। और अगर हम डेल I की बात करें तो ये नई सूचना होता है। और अगर हम बात करें KS प्लस डेल S की बात करें तो परिवर्तित ज्ञान संरचना। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? ये है हमारा कि जो रॉबर्ट ब्रुक था उसका सूचना विज्ञान का मौलिक समीकरण होता है बच्चों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हम बच्चों प्रश्न संख्या 52 की कि स्रोत, संदेश, ट्रांसमीटर और रिसीवर किसके द्वारा विकसित संचार मॉडल के घटक है? हमने पिछले जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें ये क्वेश्चन एक था कि स्रोत, संदेश, ट्रांसमीटर और रिसीवर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था शेनन और वीवर के द्वारा। ये कम्युनिकेशन मॉडल है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 53 की। प्रश्न संख्या 53 कहता है कि किसने कहा कि ज्ञान दो प्रकार का होता है? हम किसी विषय को स्वयं जान सकते हैं और हम जानते हैं कि इसके ऊपर या फिर इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है। ये एक विद्वान थे सैमुअल जॉनसन, उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। क्या कहा था? कि हम किसी विषय को स्वयं जान सकते हैं और हम जानते हैं कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है। तो ये कहा था सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 54 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? वेस्टले एंड मैकलिन मॉडल का सुझाव ब्रूस वेस्टले और मैकलिन ने किस वर्ष दिया था? तो ये जो मॉडल दिया था वो दिया था 1957 के अंदर। कब दिया था बच्चों? 1957 में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं कि जनगणना एटलस नेशनल वॉल्यूम डैश डैश एटलस का एक उदाहरण। ये जो जनगणना एटलस नेशनल वॉल्यूम है बच्चों, ये है डेमोग्राफिक एटलस का उदाहरण, डेमोग्राफिक एटलस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 56 की तरफ। 56 क्या कहता है कि फ्रैंक डेंस ने बेहतर संचार प्रक्रिया के लिए हेलिक्स मॉडल नामक संचार मॉडल का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो वो रखा था 1967 में। हेलिकल नाम हेलिक्स से आया। किससे आया? हेलिकल नाम हेलिक्स से आया, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी वस्तु जिसका त्रिआयामी आकार हो, जैसे कि एक सिलेंडर या शंकु के चारों ओर समान रूप से लपेटा हुआ तार। तो ये जो फ्रैंक डेंस ने ये बेहतर संचार के लिए हेलिक्स जो मॉडल था वो कब दिया था? ये अगर पूछा जाए तो ये दिया था 1967 के अंदर। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है
कि जो बुलियन लॉजिक किस वर्ष प्रतिपादित किया था। तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जो ये बुलियन लॉजिक है बच्चों, ये दिया था 1847 में, और किसके द्वारा दिया गया था अगर इसकी बात करें तो ये जॉर्ज बोल के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि आज के टाइम में इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, वहाँ किया जाता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, इसमें किया जाता है। डाटाबेस जो सर्चिंग होती है उसमें किया जाता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी बुलियन लॉजिक का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 58 की, बुलियन तर्क, बुलियन लॉजिक एक प्रकार का बीजगणित अलजेब्रा है जिसमें परिणामों की गणना डैश डैश के रूप में की जाती है। किस रूप में की जाएगी? ट्रू और फॉल्स में, 0 और 1। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बुलियन लॉजिक है एक प्रकार का बीजगणितीय है, मतलब अलजेब्रा है जिसमें परिणामों की गणना या तो फिर सत्य या फिर असत्य के रूप में की जाती है। और इसमें मुख्य रूप से जो ऑपरेटर यूज होते हैं, अगर हम बात करें एंड की, अगर हम बात करें और की, और अगर हम बात करें नॉट की, ये जो ऑपरेटर हैं एंड और नॉट, ये ऑपरेटर बुलियन लॉजिक में उपयोग किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उपयोग है वो कंप्यूटर सर्चिंग और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में किया जाता है। किसका? एंड और बुलियन लॉजिक का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें प्रश्न संख्या 60 की। प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न संख्या 60 कहता है कि पुस्तक संख्या किस में मदद करती है? पुस्तक जो बुक नंबर है वो किस में मदद करती है? जैसे दो समान प्रकार की जो बुक है अगर वो आ जाती है तब बुक संख्या जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उन दोनों बुक्स को डिफ्रेंशिएट करने में वो बुक नंबर यूज़ होता है। तो इंडिविजुअलाइजेशन द बुक विद इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में आने वाली दो बुक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बुक नंबर का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें प्रश्न संख्या 61 की। प्रश्न संख्या 61 है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सोर्स, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान अध्ययन के लिए सबसे बड़ा पूर्ण पाठ डेटाबेस फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, और इसके यह किसके द्वारा उपलब्ध करा? ये इबिस्को के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। ये बच्चों ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। भंडारण क्षमता बताने के लिए संक्षिप्त नाम MB का तात्पर्य, जैसे हम बात करते हैं MB का मतलब मेगाबाइट्स होता है, और GB का मतलब गीगाबाइट्स होता है, ये चीज़ें, और TB का मतलब होता है टेराबाइट्स होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो यहाँ पर MB की फुल फॉर्म पूछी गई है तो MB का मतलब हो जाएगा मेगाबाइट्स हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। 63 क्या कहता है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्टा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान अध्ययन के लिए एक निःशुल्क शोध डेटाबेस है, और यह किसके द्वारा उपलब्ध? ये इबिस्को के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 64 कहता है कि लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंडेक्स, कौन सा? लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंडेक्स एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जो आवश्यक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को कवर करता है, और यह किसके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है? तो ये उपलब्ध कराया जा रहा है इबिस्को के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 65 है माइक्रो फोटोग्राफी की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो माइक्रो फोटोग्राफी है इसकी जो अवधारणा है वो की गई थी बच्चों, जो माइक्रो फोटोग्राफी वो है जॉन बेंजामिन डांसर के द्वारा। ये हमने पिछला जो प्रैक्टिस सेट्स था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रो फोटोग्राफी की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित? जॉन बेंजामिन डांसर के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 66 की, तो प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग एक हाउस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है? तो अगर हम बात करें
कि हाउस डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे हम बात करें लिप्सिस, ग्रीनस्टोन, एलाइज फॉर विंडोज और माइक्रो CDS IS। तो अगर हम बात करें ग्रीनस्टोन है, इसका जो उपयोग है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एक तो ग्रीनस्टोन, जिसका उपयोग हाउस डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं कि SSDC किसकी बात कर रहे हैं? SSDC को राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र कहा जाता है, जिसे अब किस नाम से जानते हैं? जो SSDC है, अगर हम बात करें तो इसकी जब बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेस्टो। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तकालय स्वचालन और पुस्तकालय सेवा की प्रगति और चर्चा करने के लिए आयोजित इम्प्लीमेंट का वार्षिक कार्यक्रम। अगर हम बात करें पुस्तकालय स्वचालन और पुस्तकालय सेवाओं की प्रगति की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रगति पर चर्चा के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजन, वार्षिक जो प्रोग्राम होता है वो आयोजित किया जाता है, उसका नाम है कैलिबर। लेकिन अगर बात करें इम्प्लीमेंट के द्वारा 2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसका नाम है कैलिबर और प्लानर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, पुस्तकालय स्वचालन और पुस्तकालय सेवाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए आयोजित डेलनेट का वार्षिक सम्मेलन क्या कहलाता है? तो जो डेलनेट है, इसका जो वार्षिक सम्मेलन है वो कहलाता है नेकलिन। क्या कहलाएगा? नेकलिन कहलाएगा बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय स्वचालन के लिए, है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर हमने जैसे ऊपर बात की थी कैलिबर की, ये किसका कार्यक्रम था? ये था इम्प्लीमेंट का, कैलिबर और प्लानर। कैलिबर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर प्रश्न संख्या 70 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या कर रहा है? जैसे क्ले टेबलेट, क्ले टेबलेट क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसे इसका क्यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्ले टेबलेट क्या होता है? मिट्टी की जो तख्तियों पर क्यूनिफॉर्म लिपि लिखी जाती है उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, है ना, ये लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है, लेखन सामग्री। फिर अगर हम बात करें पर्चमेंट, पर्चमेंट क्या होता है? पर्चमेंट होता है एनिमल स्किन, पर्चमेंट एनिमल स्किन मतलब जानवरों की खाल से बनाया जाता था, ये चीज़ें आपको जानना है। फिर बर्च बार्क का क्या होता है? बर्च बार्क होता है, ये जो बर्च बार्क होता है वो अपने हम बोलते हैं भोजपत्र या फिर बुर्ज कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बोलते हैं पेपायरस, पेपायरस तो हम बात कर रहे हैं कि प्राचीन मिस्र में होता था पेपायरस, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो एक क्ले टेबलेट हो जाएगा क्यूनिफॉर्म, पर्चमेंट हो जाएगा एनिमल स्किन, बर्च बार्क हो जाएगा बुर्जा और बुर्ज, और पेपायरस हो जाएगा इजिप्ट। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। प्रश्न संख्या बात करें 71 की, प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है कि उस सही कालानुक्रम क्रम को पहचाने जिसमें उन्हें स्थापित किया गया था। एलिजा, गूगल बार्ड, एलेक्सा, चैट जीपीटी। तो हम बात करें जब चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी आया था हमारा 2022 में, चैट जीपीटी जो आया था वो आया था 2022 में। कब आया था? 2022 में। और अगर हम बात करें गूगल चैट जीपीटी, है ना, और गूगल बार्ड की बात करें, जब गूगल बार्ड की बात करते हैं तो 2023 में, चैट जीपीटी 2022 में और गूगल बार्ड आया था 2023 में। फिर हम बात करते हैं एलेक्सा, एलेक्सा किसी से मतलब अमेज़न एलेक्सा कहते हैं इसको, ये आया था 2014 में। और एलिजा आया था हमारा 1966 में, मतलब एलिजा सबसे पहले आया था 1966, एलेक्सा आया था 2014 में, और चैट जीपीटी आया था 2022 में, और गूगल बार्ड आया था 2023 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 72, भंडारण क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों को परिमाण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आएगा, हम बात करें सेकेंड केबी, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? केबी। इसके बाद कौन सी होती है? केबी के बाद में एमबी, मेगाबाइट।
फिर अगर हम बात करें इसके बाद कौन सी होती है, इसके बाद आती है GB, इसके बाद आती है TB। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले KB, इसके बाद में MB, इसके बाद में GB और इसके बाद में टेराबाइट TB। फिर अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है कि स्थापना के वर्षों के आधार पर निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए कोड का उपयोग करना है। ये जो कोड दिए गए हैं ये सही है या नहीं, इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि स्थापना के वर्ष, एजलिब की स्थापना कब हुई, ALA की स्थापना कब हुई, ILA की स्थापना कब हुई और इफ्ला की स्थापना कब हुई। जब हम एजलिब की बात करते हैं बच्चों, तो एजलिब की स्थापना हुई थी 1924 के अंदर। कब हुई थी, 1924 के अंदर हुई थी। फिर अगर हम बात करें ALA की, तो ALA की स्थापना हुई थी 1876 में। कब हुई थी, 1876 में। जब ILA की बात करें, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की, तो 1933 में आया था। और अगर बात करें इफ्ला की, तो इफ्ला आया था 1927 में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहला हम बात करें सेकेंड ALA 1876 के अंदर। फिर अगर हम बात करें फर्स्ट एजलिब 1924 के अंदर। फिर अगर हम बात करें फोर्थ की, तो 1927 में और ILA 1933 में लास्ट। तो इसका सही उत्तर B हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 74 कहता है कि उस सही क्रम को पहचाने जिसमें आयोगों की स्थापना की गई थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करना है। तो कौन कौन से आयोग पहले आए थे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अगर हम बात करें राधाकृष्णन कमेटी ऑन स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू, सबसे पहले कौन सी थी। अगर हम बात करें रॉय कमेटी ऑन स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू की बात करें, तो ये आई थी 1969 के अंदर। कब हुई थी, 1969 के अंदर आई थी। फिर अगर हम बात करें राधाकृष्णन कमीशन ऑन एजुकेशन, और ये आई थी 1948 के अंदर। कब आई थी, 1948 के अंदर आई थी बच्चों। फिर अगर हम बात करें कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन, 1964 के अंदर आई थी। ये कब आई थी, 1964 के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं मुदालियर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, जब मुदालियर की बात करें तो मुदालियर आया था 1952 के अंदर। कब आया था, मुदालियर आया था 1952। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले आया था राधाकृष्णन कमेटी। राधाकृष्णन कमेटी आई थी हमारे 1948 के अंदर। फिर अगर हम बात करें मुदालियर कमीशन आया था 1952 के अंदर। कोठारी कमीशन की बात करें 1964 के अंदर। और रॉय कमेटी आई थी हमारी लास्ट में 1969। तो ये चारों ही कमेटी आपको ध्यान रखनी है। जब इनका सन याद होगा कब कब आई थी, तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और अगर आपको सन नहीं मालूम है तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको सन मस्ट याद रखना है। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 75 क्या होता है कि निम्नलिखित घटकों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में उनका उपयोग कंप्यूटर में किया गया था, जिसे नीचे कोड का उपयोग किया। जैसे हम बात करें कि ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर का जो उपयोग हुआ था वो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट पीढ़ी में हुआ था। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थर्ड पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में हुआ था। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात करें तो ये चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। तो ये हम बात करें कि वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है। तो जो बात करें हम कि किस किस जनरेशन में उपयोग किए गए थे, तो हम बात करें फर्स्ट में बात करें हम, तो फर्स्ट में किया गया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 76 क्या कहता है
कि जो 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब जब हम बात करें कि बुक इन प्रिंट की, तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी बिल्कुल ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। फिर अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स की, तो क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स बुक पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल सही उत्तर है। फिर अगर हम बात करें ब्रिटिश बुक इन प्रिंट आर बाउकर, ये बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। फिर हम बात करें नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बिल्कुल सही है। जब हम बात करें आर जो बाउकर है, वो बुक इन प्रिंट प्रकाशित करता है। क्या करता है? बुक इन प्रिंट प्रकाशित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 77 कहता है कि URL का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस बार भी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ EMRS और KVS NVS में, इसमें URL का फुल फॉर्म पूछा गया कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। ओयो कॉलेज एसोसिएशन ने जुलाई 1967 में ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर का गठन किया और डेश के पहले निदेशक बने थे। और इसके पहले निदेशक कौन बने थे? फ्रेडरिक जी किलगोर इसके पहले निदेशक बने थे 1967 में। ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। इंटरनेट पर संग्रहित परस्पर जुड़े दस्तावेजों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो एक दूसरे से परस्पर श्रृंखला जो जुड़ी हुई है वो उसको हम बोलते हैं वेबसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वेबसाइट। इंटरनेट पर संग्रहित परस्पर जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वेबसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर बात करें प्रश्न संख्या 80 की। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 80 हो जाएगा बच्चों कि यदि दो उद्धरण एक साथ उद्धृत किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक साथ उद्धृत किए जाते हैं तो कोसाइटेशन कहेंगे उसको। बिल्कुल सही उत्तर है कोसाइटेशन। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 81 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन ग्रे लिटरेचर के बारे में सत्य है? अब ग्रे लिटरेचर, बार बार ये कथन आता है कि ग्रे लिटरेचर होता क्या है। तो ग्रे लिटरेचर हम किसको कहेंगे? वह साहित्य जो प्रकाशित तो नहीं है, मतलब पब्लिश नहीं है, जो और सामान्य पुस्तक बिक्री चैनलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, उसको हम बोलते हैं ग्रे लिटरेचर। तो हम बात करते हैं बार बार कि जो ये ग्रे लिटरेचर होता है वो क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है बच्चों। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डेटाबेस में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो डेटाबेस में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो फील्ड कहलाती है बच्चों। और अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की बात करें यहाँ पर, तो सबसे छोटी इकाई कैरेक्टर हो जाएगी। और कई कैरेक्टर मिलकर ये फील्ड का निर्माण करते हैं और कई सारे फील्ड मिलाकर क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड बनाते हैं और कई सारे रिकॉर्ड मिलाकर फाइल बनती है। ये चीज़ें आपको, फाइल और टेबल एक ही चीज़ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी इकाई इन चारों ऑप्शन में दिख रहा हमको फील्ड। बहुत सारे कैरेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? फील्ड। और बहुत सारे फील्ड मिलकर रिकॉर्ड बनाते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलकर फाइल बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं, बैंड विड्थ की। तो जो ये बैंड विड्थ जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मतलब बैंडविड्थ का तात्पर्य किसी संचार माध्यम, जो कम्युनिकेशन जो चैनल है कि डेटा वहन क्षमता, मतलब डाटा कैरिंग जो कैपेसिटी है उससे से रिलेटेड है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में नेटवर्क द्वारा कितनी मात्रा में डेटा भेजा या फिर प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 84 देखते हैं कि पुस्तकालय बजट बनाते समय निम्न में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता बच्चों? किस पर विचार किया जाता है और किस पर विचार नहीं किया जाता? तो अगर हम बात करें कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि पुस्तकालय कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, तो इस पर हम चर्चा बिल्कुल करते हैं जब पुस्तकालय बजट बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं कलेक्शन की, तो कलेक्शन की भी चर्चा करते हैं कि हम हमारे जो उपयोगकर्ता हैं उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करके रखें, कौन कौन सी बुक्स का कलेक्शन रखें, वो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। फिर एक और चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय का विकास किया जाता है कि किस टाइप के यूज़र्स हैं वो सम्मिलित होंगे। तो हम बात करें साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द कलेक्शन, द टाइप ऑफ यूज़र, तो इसकी चर्चा तो की जाती है, लेकिन हम बात करें ऑथर प्रोफाइल की तो इसकी चर्चा नहीं की जाती, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 85 की तरफ चलते हैं। डेज में OCLC ने अपना नाम ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर से बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया। कब किया गया था? 1981 में किया था बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 86 की। जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? मतलब हम बात करें जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? अगर इसकी बात करें तो ये है SERLS, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, SERLS, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 87 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 87 कहता है कि प्राथमिक स्रोत में शामिल है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्रोत में कौन कौन सा है? थीसिस की बात करें तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पेटेंट की बात करें तो ये भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और बात करें हम सार आवधिक की बात करें, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और आवधिक लेख की बात करें तो ये भी हम बात करें प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में शामिल कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है और 4 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सार आवधिक क्या है? तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 88 की। प्रश्न संख्या 88 क्या कहता है? SERLS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने किस वर्ष अपना नाम बदलकर जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कर लिया? तो ये किया था 2023 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों। फिर बात करें प्रश्न संख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? कि प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 क्या है? निस्केयर ने किस वर्ष अपना नाम बदलकर निस्पेयर कर दिया गया? राजस्थान लाइब्रेरियन की बात करें, RPSC, RMSSB और EMRS, NVS, KVS, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि निस्केयर ने किस वर्ष अपना नाम बदलकर निस्पर कर लिया गया? तो 2021 में इसका नाम निस्पर कर लिया गया। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ बच्चों। प्रश्न संख्या 90 क्या है? सूचना प्रणालियों का उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम चुनना है। हमको सही कालानुक्रम चुनना है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जब हम बात करें INIS की, तो जो INIS है बच्चों वो आया था 1970 के अंदर। कब आया था? 1970 के अंदर INIS। फिर अगर हम बात करें एग्रीस की, तो एग्रीस आया था 1974 के अंदर आया था। जब बात करें निसात की, निसात आया था हमारा 1977 के अंदर। फिर हम बात करें पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडिया के अंदर आया था 1980 के अंदर। तो सबसे पहले INIS आया था 1970, एग्रीस आया था 1974 और निसात आया था 1977 और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आया 1980 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कालानुक्रम में सही क्रम ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 91 क्या कहता है? निम्नलिखित उपकरणों का उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टोरेज से कम, सबसे कम स्टोरेज। DVD में बात करें CD, फ्लोफी और पंच कार्ड।
पंच कार्ड में सबसे कम स्टोरेज होता है, फिर होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क में, और इसके बाद सीडी में, और इसके बाद डीवीडी में। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हम प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। कालानुक्रम क्रम में वर्गीकरणकर्ताओं के योगदान का सही क्रम चुनें। अगर इसका सही क्रम की बात करते हैं, प्रश्न संख्या हमारा जो 92 है, जब हम बात करें फ्रांसिस बेकन की, तो फ्रांसिस बेकन की बात करें तो 1605 में। फिर बात करें डब्ल्यू.टी. हैरिस की 1870 में के आसपास। फिर हम बात करें मेलविल डेवी की 1876। फिर हम बात करें जे.डी. ब्राउन की, तो जे.डी. ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया था, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जे.डी. ब्राउन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये 1898 से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम इसके आसपास फ्रांसिस बेकन, डब्ल्यू.टी. हैरिस, फिर मेलविल डेवी और जे.डी. ब्राउन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है कि जो निम्नलिखित कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है, CCF, मेटाडेटा, ISBD और मार्क। जब बात करें हम मार्क की, तो ये आया था 1960 के अंदर। फिर हम बात करें ISBD, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो ये आया था 1969 के अंदर आ गया था, लेकिन पब्लिश हुआ था 1971 के अंदर। फिर जब बात करें कि CCF की, CCF आया था 1984 के अंदर, 1984 के अंदर। और जब बात करें मेटाडेटा की, तो 1990 में। तो जब हम बात करें, सबसे पहले आया मार्क 1960, फिर हम बात करें ISBD, फिर हम बात करें CCF, फिर बात करें मेटाडेटा की, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 93 की। प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 93 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि Z39.50 ये किससे रिलेटेड है? ये है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोटोकॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें ISO 9000, तो ये किससे संबंधित है? क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड से संबंधित है। फिर ISO 2709 की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन से संबंधित है, और ISO हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से संबंधित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 94 क्या हो जाएगा? वास्तविक शोध कार्य का प्रारंभ डाटा कलेक्शन कार्य से शुरू होता है। बिल्कुल गलत है। वास्तविक जो शोध कार्य है वो डाटा कलेक्शन से ही हम स्टार्ट कर देते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले तो हम उस पर प्रारूप बनाएंगे कि हमें कौन सा डाटा चाहिए, पूरा डाटा कलेक्ट कर लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता। तो वास्तविक शोध कार्य का प्रारंभ डाटा कलेक्शन से नहीं होता, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत है। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या कहता है कि ग्रीन क्लास एक इंटरेक्टिव वेब आधारित एप्लीकेशन है जो टिकाऊ संग्रहों को प्रबंधित करने और विद्वानों के रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह किसकी सेवा है? तो ये ग्रीन क्लास है, वो OCLC की सेवा है। ये सभी जानते हैं बच्चों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि OCLC की सेवा है। ग्रीन क्लास एक इंटरेक्टिव वेब आधारित एप्लीकेशन है जो टिकाऊ संग्रह को प्रतिबंधित करने और विद्वानों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो वो OCLC करता है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है। एक्सेशन रजिस्टर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सेशन रजिस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है और थ्योरी पेपर में भी पूछा जाता है कि एक्सेशन रजिस्टर से आप क्या समझते हैं। तो एक्सेशन रजिस्टर कंज्यूमेबल, बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। एक्सेशन रजिस्टर रिमेन नो लॉन्गर इन यूज, एक्सेशन रजिस्टर आर नॉट परमानेंट, एक्सेशन रजिस्टर आर ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड। तो हम सभी जानते हैं कि जो एक्सेशन रजिस्टर होता है वो पुस्तकालय का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेशन रजिस्टर आर ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 97 क्या कहता है? ISO की स्थापना 23 फरवरी देश में हुई थी। ISO तो 1947 में हुई थी, 23 फरवरी 1947 में। किसकी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO की स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। फिर बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर्ज़बर्ग का दो कारक सिद्धांत किससे से संबंधित है? हर्ज़बर्ग के बारे में बोला।
कि हर्ज़बर्ग का दो कारक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो है हर्ज़बर्ग का जो दो कारक सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी है, वो है मोटिवेशन से संबंधित है, ये सभी जानते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 कि साहित्यिक वारंट का सिद्धांत, लिटरेरी वारंट का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, साहित्यिक वारंट का सिद्धांत किससे से संबंधित है, तो सभी जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशन से संबंधित है। कौन सा, साहित्यिक वारंट का सिद्धांत, लिटरेरी वारंट, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट। प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। कोई पुस्तक प्रकाशधीन है और उस दौरान सूचीकरण का कार्य क्या कहलाता है, मतलब प्रकाशधीन है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग। और ये जो दिया था वर्ड प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग, ये एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी पुस्तक प्रकाशधीन है और उस दौरान सूचीकरण का जो कार्य होता है वो उसको बोलते हैं प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग कहते हैं। और ये जो अवधारणा दी थी वो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। तो बच्चों आज हमने प्रैक्टिस सेट 6 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।